हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड इंटरनेट मॉडल से जिसने जो जारी किया है उसी का हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि 2026 में लगभग इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और इसलिए बिहार बोर्ड इस तरह का ये मॉडल सेट हर एक बार ये प्रतिवर्ष जारी करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। ये दोस्तों साइंस का मॉडल सेट है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा आप लोगों का, ठीक है। टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 80 होने वाली है और 80 में आप सभी को 40 क्वेश्चन ही बनाना है। जो भी आप लोग को आए वो आपको 40 बनाना है, ठीक है। और इसमें आप लोग का टोटल जो समय रहेगा दोस्तों 2 घंटे 45 मिनट का समय होने वाला है, ठीक है। और कुल प्रश्न की संख्या देखिए 138 रहेगा। कितना रहेगा? 138 रहने वाला है, ठीक है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ये सब टोटल मिलाकर के आपको 138 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कितना प्रश्न दिया गया है। देखिए दोस्तों, आप सभी को जो निर्देश दिया गया आप लोग एक बार पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं फाइनली अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर दिया गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन देखिएगा आप लोग के सामने दिया गया है, 0 होता है, ऋणात्मक होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है। तो दोस्तों देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होता है अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। और जो ऋणात्मक होता है दोस्तों वो होता है अवतल दर्पण का फोकस, ठीक है, अवतल दर्पण का। और जो धनात्मक होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। चलिए, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा और अंत तक देखने के बाद आप लोगों को अगर पूरा वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? दूसरा प्रश्न की जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण के किस ओर बनता है, ठीक दोस्तों। देखिए आप लोग यहाँ बता देते हैं कि अगर ये कोई दर्पण है, ये हमने मान लिया कि लिया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में बोल मत ना कि मम्मी, जो प्रतिबिंब होता है एक प्रतिबिंब पीछे बनता है जो कि सीधा होता है, और जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, या उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और बाकी जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने बनता है और मुख अक्ष के नीचे बनता है, ठीक है। तो ये सब जो दोस्तों प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर जो ये सारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये सब जो है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बताइए कहां पर बनेगा? दर्पण के आगे बनेगा। कहां पर बनेगा? दर्पण के आगे बनेगा। तो आप लोग को इसका राइट आंसर बी बताना है, दर्पण के आगे बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक समतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले समतल दर्पण बना लेते हैं। और देखिए समतल दर्पण पर जो प्रकाश किरण सबसे पहले आती है, ठीक है, हम इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि IR कहते हैं, ठीक है। और ये प्रकाश आने वाली है। अब देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण गुजरती है, यानी कि टकरा कर लौट को वापस जाती है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, RR, ठीक है। और यहाँ पर एक हम काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं जिसको नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, और ये सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर आपतन कोण होगा, ये आपतित कोण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। और इसका मान जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो ये आप सबको परावर्तन के नियम से पता होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो जब ये 30 डिग्री तो ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा? 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। आप सभी को ज्ञात होगा ये कि भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम करते क्या है, तो हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो यहां दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण होगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये वाला है दोस्तों परावर्तित आपतित किरण,
ठीक है, और ये वाला है परावर्तित किरण। तो इन दोनों के बीच कोण को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 30 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से 60 डिग्री आया हुआ है, और परावर्तन के नियम अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को ज्ञात हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है C/2, C/3, C/4 और डी में है C। तो यहाँ से यही पूछा गया है कि आपतित प्रकाश की चाल C है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर एक हम समतल दर्पण बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों समतल दर्पण है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जो होती है, आपतित किरण, ठीक है, वो जिस माध्यम में आती है वो उसी माध्यम में लौट जाती है। तो मान रहे हैं कि प्रकाश की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आ रही है तो मान लें कि इसका स्पीड इतना है, 5 के स्पीड से आ रही है, तो दोस्तों जाएगी भी 5 के स्पीड से, ठीक है, क्योंकि जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में जा रही है। तो इस अनुसार यहाँ पर प्रकाश का जो चाल दिया गया दोस्तों वो C है। कितना है, तो यहाँ पर ये C के स्पीड से आपतित किरण आ रही है तो जाएगी भी C के ही स्पीड से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों C हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि C ही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी में C इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां से सबसे पहले यह प्रश्न समझना है कि कह क्या रहा है, प्रश्न का अर्थ क्या है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु क्या लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण मान लें कि इस तरह से हम इसको कलेक्ट कर दिए हैं। तो देखिए ये है प्रधान अक्ष, तो यहां पर जो दोस्तों होगा तो सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो दर्पण का ठीक बीचों बीच भाग को क्या लेते हैं, मूल बिंदु लेते हैं, ठीक है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी अगर इस तरह से लाइन खींचेंगे तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव वाला भाग। तो ठीक बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको हम दर्पण का पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु किसको लेते हैं दोस्तों, हम तो ध्रुव को लेते हैं। किसको लेते हैं, ध्रुव को लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों सघन का मतलब दोस्तों यहां पर यह समझना है कि भीड़ भाड़ वाला एरिया, ठीक है, जैसे कि मेला हो गया। तो सघन का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, भीड़ भाड़, भीड़ वाला एरिया, ठीक है। और विरल का मतलब दोस्तों हो जाएगा खुला मैदान। क्या हो जाएगा, खुला मैदान। तो दोस्तों आप लोग पहले प्रैक्टिकल समझिएगा कि अगर आप लोग कहीं मेला में एंट्री कर रहे हैं, अगर भीड़ भाड़ है तो आप अपने बाइक का स्पीड कम कीजिएगा कि ज़्यादा कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, आपका स्पीड जो है दोस्तों वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही भीड़ भाड़ वाले एरिया से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो उसका जो स्पीड हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। और क्वेश्चन 7 में है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो जब भी दोस्तों प्रकाश एक माध्यम से, ठीक है, और दूसरे माध्यम में एंट्री करता है, ठीक है, दूसरे माध्यम में एंट्री करता है तो उस समय प्रकाश की आवृत्ति और रंग, ठीक है, अपरिवर्तित रहते हैं, चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य उसका चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, तरंग दैर्घ्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या है। तो आप लोग को हमने देखिए यहाँ पर आप लोग 2 फॉर्मूला जानते होंगे। तो ठीक है, शक्ति पूछा तो P इक्वल टू होता है दोस्तों 1/f और एगो होता है दोस्तों कि 100/a
एफ। अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f लगेगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम क्या कह रहे हैं कि सेंटीमीटर में दिया गया है, 50 क्या है सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को बता देते हैं कि यहां पर फॉर्मूला जो दोस्तों यूज होगा वो होगा 100/50। तो ये 50 से कटेगा 2 बार में, तो इसका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोई लेंस नहीं दिया गया कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, तो इसका राइट आंसर 2D हो जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो आप लोग को इसका राइट आंसर क्या बताना है, बी, 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मुझे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में एकदम 100/100 नंबर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप लोग को वहम ऐसा होता है कि हाँ बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कभी कभी किसी वर्ष हो जाता है कि हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर नॉर्मल रहता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों से एकदम क्वेश्चन बन ही जाना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज कैसा होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है कि पारभाषक होता है, किनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है कि तैलीय कागज हो गया या घिसा हुआ कांच हो गया, वो क्या होता है, पारभाषक होता है, यानी कि जिनसे प्रकाश अंशतः आर पार हो पाए, अंशतः। ठीक है, आर पार हो पाए। ठीक, क्या हो जाएगा, आर पार हो पाएगा, उसमें क्या कहेंगे, परभाषक। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और बात, परभाषक किससे कहेंगे, तो जिसको प्रकाश आर पार कर पाएगा, आर पार कर पाएगा। ठीक है, और अपारदर्शक किससे कहेंगे, तो जिसको प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगा, आर पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर आप सभी को। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसको समझने से पहले 10 नंबर प्रश्न को समझने से पहले आप लोगों को बात याद रखेगा, प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा होती है निर्वात में। किसमें होती है, निर्वात में। थोड़ा सा हम इंग्लिश लेटर से आप लोग को लिखेंगे, देखिए वैक्यूम में। ठीक है, और उससे कम किसमें होती है, तो निर्वात से बात होती है गैस में। ठीक है, और गैस से कम किसमें होती है, तो लिक्विड में। एल से लिक्विड सूचित कर रहे हैं, और इससे कम किसमें होती है, तो ठोस में। ठीक में, तो देखिए दोस्तों यहां पर देखिए निर्वात में सबसे तेज होगा। ठीक है, उसके बाद किसमें होगा, तो गैस, वायु क्या है, गैस का एक गैस कह सकते हैं इसको। उसके बाद किसमें होगा, जल में। और सबसे कम जो होगा कांच, इन सभी के मामला में क्या है, ठोस है। तो आप लोग को इसका आंसर क्या बताना है, ठोस बताना है। क्या बताना है, थोड़ा सा हम कलर चेंज करके आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी यानी कि कांच हो जाएगा। न्यूनतम पूछा यानी कम पूछा है। अगर दोस्तों आप लोगों से यहां से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो बताना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर जल में पूछेगा आप लोगों से, देखिए निर्वात में और वायु में लगभग सेम है, क्या है, लगभग समान माना गया है। ठीक है, ऐसा माना गया है। लेकिन देखिए जल में पूछेगा तो आपको क्या बताना है कि 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में पूछेगा दोस्तों आप लोग क्या बताना है, कांच में पूछेगा तो बताना है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये दोस्तों हो जाएगा कांच के लिए, और ये हो जाएगा जल के लिए, और ये हो जाएगा वायु और निर्वात के लिए, और ये वाला जो हो जाएगा आपके लिए हो जाएगा कांच के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा दृष्टि पटल पर। कहां पर हो जाएगा, दृष्टि पटल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहते हैं दोस्तों, कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग आशा करते हो कि याद होगा। अब देखिए बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है, ठीक है, या जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में दोस्तों हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस का। ठीक है, अगर आपसे दूर दृष्टि के लिए पूछेगा तो क्या बताना है, उत्तल लेंस का। क्या बताना है, उत्तल लेंस का। और ये क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बाईफोकल लेंस। क्या हो जाएगा, बाईफोकल लेंस, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका उसको राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है सी। जरा दृष्टि दोष में बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है कि रोड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, तो रोड कोशिकाएं जो होती है दोस्तों ना, वो होता है धुंधली रोशनी में देखने के लिए होता है। ठीक है, एक होता है शंकु कोशिका, हमारे आंख में 2 कोशिका पाया जाता है, एक होता है शंकु कोशिका और एक होता है
रोड कोशिका, ठीक है। तो शंकु कोशिका जो दोस्तों होता है वो कलर पहचान करवाता है, क्या, तो रंगों की पहचान करवाता है, जिसमें ज्यादा होगा तो वो रंगों की पहचान वो आसानी से कर पाएगा, ठीक है। और रोड सेल क्या करवाता है, रोड कोशिका है तो वो धुंधली रोशनी में, ठीक है, देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट में दोस्तों रोड और कौन नहीं होती है, ठीक है, रोड और कौन सा, यानी कि शंकु कोशिका, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं छड़ कोशिका और इसको कहते हैं शंकु कोशिका, क्या कहते हैं, शंकु कोशिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है दोस्तों, जैसे ही ज्यादा उष्मा होगा तो क्या हो जाएगा, वो गल करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, किस पर, उष्मीय प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो देखिए एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, ठीक है। इन सभी में प्लस माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन कुंडली जो होता है ना, यानी कि तार कह सकते हैं इसको, कुंडली को एक भाषा में तार भी कह दिया, इंग्लिश में वायर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो तो क्या हो जाएगा, तो इसमें धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बताना है, कुंडली बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जूल प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, जे बटा एस हो जाएगा। जे से होता है जूल, ठीक है, और एस से होता है सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किसका, तो ये दोस्तों हो जाएगा नाइक्रोम का, ठीक है। टंगस्टन का होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, बल्ब का फिलामेंट, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन का होता है, फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट तांबा का होता है, ठीक है। और तांबा और जस्ता का जो मिक्सचर होता है वो दोस्तों होता है क्या बनाया जाता है उसका, तो उसका बनाया जाता है ये विद्युत फ्यूज बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 20 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को दोस्तों क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि आपके पास जितना क्षमता होगा उतना ही आपके पास, जितना ऊर्जा होगा उतना ही आपके पास कार्य करने की क्षमता आएगी, ठीक है। चलिए तो अगला है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑस्टेड ने किया था, किसने किया था, ऑस्टेड ने किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विद्युत सॉरी दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है दोस्तों। देखिए एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, तो यहाँ से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है, ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, तो ये काल्पनिक रेखा होती है और ये नॉर्थ से साउथ को जाकर के मिल जाती है और अंदर में इसका साउथ से नॉर्थ को इसका गति होता है। अगला है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। चलिए अगला है दोस्तों कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो परिपथ का जो प्रतिरोध दोस्तों ना बहुत कम हो जाता है, और जैसे ही लघु पतन होगा यानी कि शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा और आपके घरों में जो बिजली से जो करंट प्रवाह होता है, यानी कि आवेश का प्रवाह होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा और जिससे आपके घरों में लगे उपकरण टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन इस तरह क्या हो सकता है, तो जल भी सकता है। तो लघु पतन के समय दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो हो जाएगा दोस्तों सूर्य हो जाएगा। तो दोस्तों अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि इसका है केमिस्ट्री का है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो ये दोस्तों हाइड्रो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।